आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता होगा कि देश में आज जो राजनीतिक स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वो आए दिन मंत्रियों पे ईडी और सीबीआई के छापे गिरवाती रहती है। आज हमको एक घटना देखने को मिलती है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, इस्तीफे के बाद में वहां पर नई सरकार को चुनने के लिए राज्यपाल ने अभी तक के मौका नहीं दिया और अभी तक के वहां पर नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ। और इसके साथ ही नया बजट, जहां पर आम आदमी की स्थिति क्या है, यह बजट में आम आदमी को कितना उसमें फायदा होगा और कॉरपोरेट सेक्टर को कितना फायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। और इस देश में ईवीएम जो मुद्दा है, जो कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, देश की जनता उस मुद्दे को लेकर के बात कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ में अमन कामले सर है, एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव सर है और प्रीतम प्रियदर्शी सर है। इन सभी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो मुद्दे हैं, जो देश में आज सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर ये क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि झारखंड के जो पूर्व सीएम अभी है हेमंत सोरेन जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 24 घंटे इस्तीफा देने के बावजूद भी अभी तक राज्यपाल ने वहाँ पर वहाँ की जो भी पक्ष है, उनको अभी तक सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। क्या यह राज्यपाल किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी स्थिति है जो जो उनको रोक कर रख रही है? क्या क्या बताएंगे सर? देखिए, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि देश की सत्ता डरी हुई है, तो ये तो ख़ैर 2024 के चुनाव तक अब तो कुछ समय शेष है। जितना भी साम-दाम दंड-भेद हो सके, वो कोशिश करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि उनके लिए चुनाव जीतो या मरो ये लक्ष्य है। चुनाव जीतना ही एकमेव उनके लिए उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारी संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर सारी बातें की जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा है कि हेमंत सोरेन को बाध्य किया गया कि वो इस्तीफा दे। ये कहा गया कि वो गायब है और बाद में पता चला कि वो अपने ही सीएम हाउस में है। तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगे। ईडी के ऑफिसर्स पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ। तो पहला ऐसा केस है कि किसी सीएम ने ईडी के ऑफिसर्स पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब वो उसका क्या होगा अभी आगे देखते हैं। लेकिन किस तरह प्रताड़ना हो रही है एक आदिवासी समाज के सीएम की, ये पूरा देश देख रहा है। और रही बात कि अब तक जो चंपई सोरेन हैं, जिनको उन्होंने नियुक्त किया है कि वो अगले सीएम होंगे, उनकी पार्टी ने ऑथराइज़ किया है, उनके जो घटक दल है कांग्रेस और आरजेडी, उन्होंने ऑथराइज़ किया है कि वो हमारे सीएम होंगे। लेकिन अब तक उन्हें न्योता नहीं दिया गया और वहीं बिहार में हमने देखा कि बिल्कुल 5 घंटे के अंदर नई सरकार बनी। तो अभी-अभी मुझे पता चला है कि जब फिर से चंपई सोरेन ने एक लेटर दिया गवर्नर को कि हमने आपको हमने आपको हमारे विधायकों की सूची जो है सौंपी है, उसके बावजूद आपने हमें इनवाइट नहीं किया, तो 5 बजे भी उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो देखते हैं 5 बजे मिलने के बाद में क्या वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गवर्नर्स को जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया गया है, पूरी तरीके से। इससे पहले कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन जिस तरह से अभी के वर्तमान हालत में हम देख रहे हैं कि आप कोई भी गवर्नर ले लो, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ले लो, वो किस तरह से धरने में बैठ जाते हैं, वो किस तरह से सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, वो किस तरह से नियुक्तियाँ रोकते हैं। हमने महाराष्ट्र के कोश्यारी को देखा, किस तरह की होशियारी उन्होंने की और सरकार को जगह-जगह पे रोका। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया पंजाब के गवर्नर का, पंजाब के गवर्नर ने तो वहाँ का अधिवेशन तक नहीं बुलाने दिया। तो जितने भी इवन जो तमिलनाडु के गवर्नर थे आर रवि, उन्होंने तो वहाँ के मंत्री को अपने पावर में बर्खास्त किया, जबकि उनके पास में अधिकार नहीं है। तो तमाम ऐसे गवर्नर्स जहाँ-जहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, जहाँ-जहाँ अपोजिशन के स्टेट्स है, वहाँ गवर्नर अभी ये राजनीतिक पोस्ट बन चुकी है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मौजूदा सत्ता के शासनकाल में वो किसी भी सरकार को फ्री हैंड काम नहीं करने देना चाहती और किसी न किसी तरह के व्यवधान जो है निर्माण कर रही है। और ये सबसे बड़ा दुरुपयोग सीबीआई का और ईडी का इस सरकार में हो रहा है, जिसका हम और आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो जिस तरह से एक आदिवासी अस्मिता को ललकारने की कोशिश की गई है झारखंड के अंदर, पहले ऐसे सीएम हैं कि जो आदिवासी समाज से झारखंड में बने, अपने दम पर बने और उन्हें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ लोकसभा की 12 सीटें हैं और बीजेपी ने जिस तरह से
महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, बिहार के 40 लोकसभा सीटों को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, तो वही खेल अभी झारखंड में हो रहा है, कल दिल्ली में भी होने वाला है। तो देखते हैं कि कितना डिस्टर्बेंस करते हैं वो लोग। जी। सर, जिस तरीके से सर ने अभी बात की कि आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया है, क्योंकि एक तो वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और दूसरे वो अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हैं और अभी तक के उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में उनके ऊपर आरोप लगे हैं लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए। तो ये कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर आदिवासी जो अस्मिता है, जो संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है और वहां पर नया कुछ गेम प्लान कर रही है, क्या कहेंगे? थोड़ा-सा हमको इसको और बारीकी से समझना पड़ेगा कि जैसा आपने जैसा ट्राइबल सीएम का ज़िक्र किया। थोड़ा-सा चीज़ों को इस तरीके से समझते हैं हम कि जैसा हमने इसके पहले भी एक जो हमने ईडी के ऊपर जो चर्चा लगाई थी, जो हम देश भर में न्यूज़ आ रहे हैं। तो जो सेक्शन 17 है और सेक्शन 18 है, उसमें जो फेरबदल किया एनडीए गवर्नमेंट ने 2019 में कि आप बिना वारंट से बिना किसी भी हस्तक्षेप से यानी बिना किसी भी तरीके से आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी जो ईडी के अधिकारी है वो ही अपना स्टेटमेंट देंगे और वो ही कोर्ट में उनका वैलिड हो जाएगा वो। तो जैसा सेक्शन 45 को भी उन्होंने उसमें साथ में जोड़ा। तो हम देख रहे थे जिस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्कस हमने देखा झारखंड में। आज ही मॉर्निंग में एक वीडियो आता है, कल का भी एक वीडियो है सोरेन साहब का 5 मिनट का। काफ़ी ही मार्मिक तरीके से उन्होंने बताया कि मैं तो देश के हित के काम कर रहा था, मैं देश के लोगों का काम कर रहा था। पर थोड़ा-सा इसमें पेचीदगी ऐसी आती है कि ये पूरा चल रहा है कम से कम 1 साल से। यानी माननीय सोरेन साहब की गिरफ्तारी अभी नहीं होती है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से संघ के उनके ऊपर आरोप लगे, बीजेपी के आरोप लगे। आपको तो एक चौंकाने वाला मैं एक बता रहा हूँ कि सरना जो रिलीजन है, जो सरना कोड है, जो सरना का धर्म कोड है, ये आदिवासी काफ़ी सालों से खुद सरना कम्युनिटी से सोरेन साहब भी आते हैं। यानी जिस तरीके से रिलीजन के कॉलम होते हैं जातीय जनगणना के शीट पे, तो ये डिमांड करना यानी खुद झारखंड में 42 लाख नागरिक है जो सरना रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जिस संघ के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जो यानी सरना धर्म कोड के एकदम खिलाफत थे, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि ये हिंदू है। पर जो संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं सोरेन साहब, उनको इस चीज़ों का जो जिस तरीके से ईडी का प्रेशर बोलिए या फिर बीजेपी का प्रेशर बोलिए, गुजराती गैंग ने तो कोशिश ही कर दिया उनको डील पे डील देने की कि आप इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाओ या फिर आप स्वतंत्र चुनाव लड़ो या फिर आप हमारे पाले में आ जाओ। जिस तरीके से यानी दिल्ली के ऊपर भी, दिल्ली के घर के ऊपर भी उनकी रेड गिरी है। ये अभी पहली रेड नहीं है। यानी हम ये देखते हैं कि जो संस्कृति की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपने पूर्वजों की लड़ाई लड़ते हैं, जैसा हमने छोटा नागपुर का पूरा बेल्ट देखा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, ओडिशा हो या झारखंड हो, यहाँ पर सरना धर्म को मानने वाले एक मेजॉरिटी इन पीपल्स है। खुद 8वीं सूची 9वीं सूची में जो मुंडारी भाषा है, इसकी जंग लड़ रहे हैं आदिवासी, वो शेड्यूल में नहीं आती है। यानी जो संस्कृति की लड़ाई लड़ते हैं उनको किस तरीके से साइड में किया जाए। खुद झारखंड एक ऐसी विधानसभा है जहाँ से सरना कोड बिल का वहाँ के ध्वनि मत से वहाँ के पूरे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने ये केंद्र सरकार पे प्रस्ताव भेजा। आपको यकीन नहीं होगा कि जो बीजेपी वहाँ पे अपोजिशन में बैठी है झारखंड विधानसभा में, उन्होंने भी सरना रिलीजन कोड को मान्यता दी। यानी देखिए, एक तरफ से केंद्र सरकार में वो ठहराव अभी तक पारित नहीं हुआ और एक तरफ से जो आदिवासी ट्राइब के जो बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने सरना रिलीजन को अपने ध्वनि मत से पास भी कर दिया। सेकंड स्टेट पश्चिम बंगाल में भी सरना रिलीजन कोड का प्रस्ताव पारित होते हुए हमने देखा। पर केंद्र सरकार इन सब चीज़ों को जो संस्कृति की उनके यानी जिस तरीके से वो एक संस्कृति को लादना चाहते हैं, तो उन संस्कृति को आगे नहीं आने देना चाहती। उसी की गिरफ्तारी के फेरिस्त में हम ये गिरफ्तारी को भी देखते हैं। जी। सर, जिस तरीके से सर ने संस्कृति का जिक्र किया, जो लोग या फिर जो कम्युनिटी उनके बीच में आ रही है, एक तो वो उनको अपने आप में शामिल करने की कोशिश कर लेते हैं, जैसे नीतीश कुमार को देखा, और जो सरेंडर नहीं होता उसके ऊपर ईडी के चार्ज लगा देते हैं या उनकी गिरफ्तारी कर दी जाते हैं। क्या लगता है आपको अगला नंबर किसका हो सकता है और आने वाले किन किन राज्यों के ऊपर जहां पर बीजेपी अपोजिशन में या फिर सरकार में नहीं है, किसका नंबर हो सकता है और ये चित्र क्या हो सकता है, क्या कहेंगे? चित्र तो भयंकर है। और जिस तरह से आप ईडी का जिक्र कर रहे हैं कि आज सोरेन पे, कल लालू यादव पे, उसके पहले सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के
अरविंद केजरीवाल, या उसके पहले फिर अजित दादा पवार, फिर तो अजित दादा पवार उनके पाले में चले गए जी, जी। तो वो छूट गए। फिर हम नागपुर से उदाहरण लेते हैं, यहाँ के जो नेता है ना, 2-2 बड़े नेताओं को ईडी में फांसने की कोशिश की। तो ये तमाम जो घटनाएँ हम देख रहे हैं, इसको एक धार्मिक रंग भी धीरे-धीरे मुझे लगता है कि आ रहा है। क्योंकि मनुस्मृति जिस तरह से कहती है कि शूद्र जो है, वो सत्ता पे नहीं बैठ सकता, शूद्र जो है वो धन संपत्ति नहीं रख सकता, शूद्र को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। और मनुस्मृति में चाहे लालू प्रसाद यादव हो या सोरेन हो, ये सारे लोग शूद्र में आते हैं, क्योंकि आदिवासी मनुस्मृति के अनुसार शूद्र है। ओबीसी जितनी भी जनजातियाँ है, जातियाँ है, वो भी मनुस्मृति के तौर पर हम देखते हैं तो वो शूद्र है। तो यहाँ का जो ब्राह्मणवादी जो उच्च लेवल पर बैठा है, जो सत्ता में बैठा है, जिसके दिमाग में ये बहुत सालों से खटखट कर रहा है कि भाई संविधान ने तो इन सबको अधिकार दे दिए, संविधान ने इन जैसे तुच्छ आदिवासियों को, संविधान ने इस जैसे तुच्छ ओबीसीओं को, जिनका काम तेल निकालना था, जिनका काम गाय राखन करना था, जिनका काम किसानी करना था, जिनका काम बागवानी करना था, जो चमार है, जो मृत ढोने का काम करते, जो महाराष्ट्र के महार है, जिनको नीच काम करना था, ये संविधान ने क्या कर दिया कि संविधान ने इनको राजा की कुर्सी पे बिठा दिया, संविधान ने इनको राजा बना दिया। अब जब ये राजा बने तो इनको कैसे नीचे उतारना चाहिए, इनके पद से कैसे, सीधी-सीधी भाषाओं में मैं आपको बताऊँगा कि पूर्व काल में जब हम राजाओं की कथाएँ सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनमें नाग कन्याओं का ज़िक्र होता है कि अगर किसी राजा को मारना है, उसको नष्ट करना है, उसकी संपत्ति हड़पना है, उस पर वार करना है, तो नाग कन्या उन पर छोड़ दी जाती है। आधुनिक भारत में ये ईडी, सीबीआई, ये सब सरकार ने पाली हुई नाग कन्याएँ हैं, ऐसे मुझे लगता है कि भई जाओ, सोरेन को डस के आओ, भई जाओ लालू प्रसाद यादव को डस के आओ, जाओ इसको डस लो, उसको डस लो और उसको खत्म कर दो। तो इस तरह का जो लोकतंत्र को खत्म करने का जो सिलसिला केंद्र सरकार के नेताओं ने जारी किया है, शुरू किया है, इसका हम वर्णन करें तो बहुत ही भयंकर है। जैसे राज्यपालों की बात ज़िक्र यहाँ हुई, सिर्फ ईडी को काम पे नहीं लगाया, सिर्फ सीबीआई को काम पे नहीं लगाया, या सिर्फ मीडिया को काम पे नहीं लगाया, तो जितने भी केंद्र सरकार के अधीन राज्यपाल नियुक्त करने का जो उनका अधिकार था, उन्होंने ऐसे ऐसे राज्यपालों को नियुक्त किया है जो मनुवादी है। ऐसे ऐसे राज्यपालों को नियुक्त किया है अलग अलग राज्यों में, जहाँ उनकी सरकारें नहीं है जो केंद्र सरकार का सुने। चाहे आप पंजाब ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र ले लो, आप कोई भी राज्य उठाकर देख लो, वहाँ के राज्यपाल के बारे में जब आप जानोगे, उनका सूक्ष्म अध्ययन करोगे, तो पता चलेगा कि किसी शाखा से आए हुए आरएसएस की ये सारे के सारे राज्यपाल आपको दिखाई देते हैं। और जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तो इन राज्यपालों पर भी जवाबदारी सौंपी गई। आपने ही ज़िक्र किया कि भई सोरेन ने इस्तीफ़ा दिया, और जो लोकतंत्र में होता है कि उनका जो पक्ष है, वो सारे सदस्य जो निर्वाचित सदस्य है, वो सदन में बैठकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं और उसको मुख्यमंत्री करार देते हैं। ये लोकशाही की, लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। राज्यपाल का काम क्या होता है? राज्यपाल का काम होता है कि ये जो प्रस्ताव आया है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बलाबल के इस पर, जिसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, मेजॉरिटी किसकी है? क्या ये मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या सभी के साइन है? सभी के मान्यता है? ये देखना और उसे आमंत्रित करना कि हाँ भाई, आप आओ, अपनी सरकार बनाओ और आप तारीख मुकर्रर करो कि आपको किस तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना है, और मैं वहाँ आपको शपथ दिलाऊंगा। राज्यपाल का ये काम होता है। क्या राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं? हमने महाराष्ट्र में देखा, जब कोश्यारी, जैसे अमन सर ने जिक्र किया, कोश्यारी ने होशियारी की, एक सूची यहाँ के 12 विधान परिषद के सूची वहाँ गई थी कि इनको शपथ देनी चाहिए, इनको विधान परिषद में ले लेना चाहिए, जिसमें कलाकार भी थे, जिनमें नेता भी थे, बहुजन समाज के नेता थे, दलित समाज के नेता थे। आपने देखा कि कोश्यारी ने जो होशियारी की, कितने महीनों तक, अभी भी वो लिस्ट तो अब उसका कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन अभी भी उन 13 विधायक जो बनने वाले थे परिषद में, उनको नहीं बनाया गया। क्या ये लोकतांत्रिक है? एक तरफ दुहाई देना कि हम लोकतांत्रिक मार्ग से जाने, एक तरफ
15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पे खड़ा रहना और अपनी भावभीनी सूरत बना के अपना अभिनय करके ये जताना कि संविधान ही मेरे लिए सर्वोपरि है, ये जताना कि लोकतंत्र ही मेरे लिए सर्वोपरि है, ये जताना कि ये जनता जो है यही मेरे लिए सर्वोपरि है, ये जताना कि जातिवाद नहीं है भाई, अब तो अमीर और गरीब दो ही जातियों को मैं मानता हूँ, बाकी जाति तो ईडी रहे, सीबीआई रहे, राज्यपाल रहे, ये पूरी तरह से मनुवाद से ग्रसित होकर, ब्राह्मणवाद से ग्रसित होकर जो निचले जाति के जो लोग हैं, जो शूद्र है, उनको ही ये जो सीबीआई ईडी की नाग कन्या है ये डसने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है।